राष्ट्रपति के ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रपति में हमने सबसे पहले देखा कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में था। उसके बाद हमने देखा कि पर्टिकुलर राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 58 जिसमें हमने राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में चर्चा की। ठीक है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 54 के अनुसार ये देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बता दिया कि करीबन 776 तो एमपी जो सांसद हैं और 4033 एमएलए, मतलब पूरे भारत से 4800 लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए आते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमने देखा अनुच्छेद 55 में एकल संक्रमणीय या मतदान हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के बारे में। उसके बाद मतगणना हम कल चर्चा कर रहे थे कल की क्लास में, और हमने ये देखा कि मतगणना के कुछ अलग अलग पायदान थे, जिसमें सबसे पहले क्या है, वैध और अवैध मतों की गणना की जाती है। ठीक है, उसके बाद कोटे का निर्धारण होता है और उसके बाद फाइनली मतों की गणना और लास्ट में फिर परिणाम डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखना यहां पे, जैसे मैं कहूं, आप लोगों को कल की क्लास में ये बताया था कि वैध और अवैध मत की समीक्षा कौन करता है, रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी, या उसे हमने क्या कहा था, निर्वाचन अधिकारी। 3 नाम दिए थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव बनते हैं। ठीक है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में आप लोगों को बताया कि कौन रहता है, राज्यसभा के महासचिव थे पीसी मोदी। ठीक है, अब अगले जो चुनाव होंगे उसमें कौन बनेगा, लोकसभा के महासचिव। ठीक है, ये बात हमने की थी। उसके बाद कोटे निर्धारण का एक सूत्र बताया था कि जितने वैध मत हैं बट्टे में 2 और प्लस में 1। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में जितने वैध मत हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे, बट्टे 2 कर दिए जाएंगे और लास्ट में फिर 1 जोड़ दिया जाएगा। और लास्ट में जितना आया, जैसे एक एग्जांपल लें हम कि राष्ट्रपति चुनाव में वैलिड वोट कितने हैं, 500 हैं। कितने हैं, बट्टे में 2 और प्लस 1, तो करीबन इसका कितना हो गया, 250। 250 में 1 जोड़ देंगे तो 251। 251 वो संख्या है जो 500 में 2 लोगों को तो प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात ध्यान में, तो ये कोटा हो गया। और उसके बाद क्या होती है, गणना होती है, और गणना में अलग अलग राउंड होते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड होता है, ठीक है, और एक सेकंड राउंड होता है। इतना समझ लेना कि पहले राउंड के अंदर आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, जैसे मान ले 4 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, मान लो कि उसको पसंद था ए, तो उसने पहली प्राथमिकता में तो ए को वोट दे दिया, पर उसको दूसरी प्राथमिकता में किसी न किसी को वोट देना ही होता है, और सबको अलग अलग वोट देते हैं वो। आ रही बात समझ में? तो पहली जो काउंटिंग होती है राष्ट्रपति चुनाव में, उसमें क्या होता है कि पहली काउंटिंग के अंदर पहली प्राथमिकता वाले वोट गिने जाते हैं, और किसी व्यक्ति को पहली प्राथमिकता के आधार पर ही निश्चित कोटा अगर प्राप्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। और कल की क्लास में आपको यह भी बताया था कि अब तक के भारत में 1952 में पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, वहां से लगा के 2022 के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, वहां तक में सेकेंड राउंड की काउंटिंग अब तक कितनी बार हो चुकी है, केवल 1 बार हुई है। हरी बात समझ में? जब कब हुई थी, 1969 के अंदर, जब एक तरफ थे वीवी गिरी और दूसरी तरफ थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी वो उम्मीदवार थे जिसको भारत में जिस पार्टी को बहुमत था, उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत था, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। पर इंदिरा गांधी किसके समर्थन में थी, वीवी गिरी के समर्थन में। तो वीवी गिरी के समर्थन में इंदिरा गांधी थी। तो ऐसी कंडीशन में बाद में जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई, उस समय जीता कौन, वीवी गिरी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग थी उसमें किसी को निश्चित कोटा नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों को बताया राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको निश्चित कोटा मिलेगा वही जीतेगा। सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला नहीं जीतता राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीतता है कि जिसको आधे से 1 ज्यादा वोट मिल जाए वो व्यक्ति जीतता है।
ठीक है। तो अब तक भारतीय इतिहास में 1969 के चुनावों के अंदर द्वितीय राउंड पे आए थे। बाकी पहले ही राउंड में किसी न किसी व्यक्ति को बहुमत मिल जाता था, निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता था और वो व्यक्ति जीत जाता था। केवल और केवल कब? 1969 में एक बार सेकेंड राउंड हमने किया है, बाकी अब तक कभी भी सेकेंड राउंड पे हम आए ही नहीं है, ठीक है। और फिर कब होता है? तो थर्ड राउंड भी होता है। जब तक किसी व्यक्ति को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक राउंड चलते रहते हैं, और जो सबसे कम वोट लाता है वो बाहर निकलता जाता है और उसके वोट जो दूसरे उम्मीदवार हैं उसमें जुड़ जाते हैं सेकंड वरीयता के अनुसार। आ रही बात समझ में? कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल जैसे समझना, यहाँ पे कल की क्लास में आप लोगों को जैसे बताया था कि यहाँ पे जैसे 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी, ठीक है। मान ले हैं कि इसको कितने वोट मिले हैं? 40, इसको कितने मिले हैं? 35, और इसके पास कितने हैं? 25 वोट। टोटली वोट कितने हैं वैलिड? 100। वैलिड वोट के अनुसार क्या निकाला जाता है? कोटा। कोटा निकालने के लिए क्या सूत्र है कि भाई टोटल 100 वोट हैं, 2 + 1, तो ये हमारा कोटा कितना निकल के आ गया? 51, ठीक है। और इस पहले राउंड की गणना हुई और पहले राउंड में मान लेते कि ए को 51 प्लस या 51 वोट मिल जाते तो ये पहले राउंड में जीत जाता, ठीक है। सेकेंड राउंड तक जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। पर पहले राउंड में किसी भी व्यक्ति को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम किस में आए? दूसरे राउंड की तरफ गए। और दूसरे राउंड में कौन बाहर निकल गया? सी को बाहर कर दिया हमने, ठीक है। और सी को बाहर करने के बाद ये देखा कि जो सी है उसने उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी, जो सेकंड वोट दिए थे इन 25 लोगों ने, उसमें ए को देने वाले कितने निकले थे हमारे कल के अनुसार? 5 थे, और बी को देने वाले कितने थे? करीबन 20। तो ये 20 वोट बी में जुड़ गए और ये 5 वोट ए में जुड़ गए, तो ए के पास 45 हो गए और बी के पास 55 हो गए, और बी को निश्चित कोटा प्राप्त हो गया और वो चुनाव जीत जाता है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राउंड में काउंटिंग होती है। ये बात हमने की। वेद अवैध मतों के बारे में की, गणना और परिणाम, ठीक है। तो लिखना, लास्ट क्लास में क्या लिखा था हमने? हाँ, कोटा या अनुपात का निर्धारण हो गया था। और कल की क्लास में यह भी बताया था कि संविधान में कोटे निर्धारण का कोई सूत्र दिया हुआ नहीं है। कोटा निर्धारण का सूत्र क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचक नियम बनाए हैं 1974 में, उसी के अनुसार कोटे का निर्धारण किया जाता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट लिखना आगे, मतगणना व परिणाम। हेडिंग लगा देना, मतगणना व परिणाम। मतगणना व परिणाम लिखा। बस इसमें 2-3 बातें क्या ध्यान में रखनी है कि जब तक मतगणना, कब तक मतगणना होगी? जब तक किसी व्यक्ति को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक होगी। और उसके बाद फाइनली रिजल्ट कौन घोषित करेगा? तो रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, वो जैसे ही कह देंगे कि ये व्यक्ति जीत चुका है, इसको निश्चित कोटा प्राप्त हो चुका है, तो रिटर्निंग अधिकारी 2 लेटर भेजेंगे, एक तो चुनाव आयोग को भेजेंगे और दूसरा केंद्र सरकार को भेजेंगे। दोनों को बता दिया जाएगा कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो लिखना, गणना तथा परिणाम में, राष्ट्रपति चुनाव में गणना, राष्ट्रपति चुनाव में गणना तब तक की जाती है, गणना तब तक की जाती है जब तक, राष्ट्रपति चुनाव में गणना तब तक की जाती है जब तक किसी व्यक्ति को निश्चित कोटा, किसी व्यक्ति को निश्चित कोटा या अनुपात, निश्चित कोटा या अनुपात प्राप्त नहीं हो जाता। निश्चित कोटा या अनुपात प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, लिखना, भारत में अब तक केवल एक बार, भारत में अब तक केवल एक बार
1969 के 1976 1969 के 1969 सॉरी, हाँ 76 बोल दिया नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी का संशोधन बहुत फेमस है, बार बार बोलना पड़ता है ना। लिखो क्या लिखा, 1900 क्या लाइन बताना एक बार। राष्ट्रपति 1969 के राष्ट्रपति चुनावों में द्वितीय वरीयता को देखा गया था। द्वितीय वरीयता को देखा गया था। द्वितीय वरीयता को देखा गया था, जिसमें द्वितीय वरीयता को देखा गया था जिसमें नीलम संजीव रेड्डी को वीवी गिरी ने हराया। वीवी गिरी, वेंकट साही वराहगिरी, वीवी गिरी ने हराया था। लिखा, वीवी गिरी ने हराया था। ठीक है, तो ये 1969 में सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी, पहली बार द्वितीय वरीयता को देखा गया था। बाकी अब तक के जो चुनाव हुए उसमें पहली वरीयता के आधार पर ही किसी न किसी व्यक्ति को बहुमत मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, मतों की गणना पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में होती है। मतों की गणना पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है। परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है तथा इसकी सूचना केंद्रीय निर्वाचन आयोग तथा केंद्र सरकार को दी जाती है। ठीक है, अब चुनाव से जुड़े कुछ और फैक्ट हैं, मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात क्या है, पहला तो ये हो सकता है कि भाई देखो, ऐसे देखना, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि नहीं होता है कि अपना कोई व्यक्ति है परिचित, वो बाहर है तो उसका वोट कोई फर्जी डालने के लिए चला जाता है, करते हैं बहुत सारे लोग, फर्जी वोट काउंटिंग होती है कि नहीं होती है ऐसा। ठीक है, तो मान लें कोई एमएलए था, ठीक है, वो घर पे बैठा है पर उसका वोट तो होगा राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, तो वो किसी दूसरे एमएलए को कह सकता है कि तू मेरा वोट डाल देगा, हो सकता है ऐसा प्रावधान है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन जो अधिनियम है 1952 का, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में कोई भी परोक्ष मतदान, कौन सा मतदान? परोक्ष मतदान या प्रॉक्सी वोटिंग जिसे हम कहते हैं,
परोक्ष मतदान का कोई प्रावधान नहीं है कि घर पे बैठ के आप किसी और व्यक्ति को कह रहे हो कि तू मेरा वोट डाल दे रहा, तो ये संभव नहीं है। पर जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम बनाए हमने, नियम ये कब बनाए हैं? 1974। इसमें जो धारा उसका जो नियम है 24, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जिसको निवारक निरोध में अगर शामिल किया है, किस में बंदी किया है? निवारक निरोध। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के द्वारा बंदी बनाया है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में डाक पत्र के द्वारा, मतलब बाई कुरियर भेजे या कैसे भी, ठीक है, डाक मत पत्र द्वारा अपना वोट भेज सकता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं भी आ रही होगी कुछ कुछ बातें, है ना, मुझे जहां तक लग रहा है। पहली बात तो ये हो सकती है कि यहां तक तो सर समझ में आ गया कि परोक्ष मतदान का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति घर पे बैठा रहे और अपना वोट डलवा दे, तो परोक्ष मतदान तो होता ही नहीं है और इसमें कोई बात ऐसी लिखी हुई नहीं है। पर आपने कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन जो नियम बनाए हैं 1974 में, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति तो वोट डालने जाता नहीं है, तो हम सीधी बात करेंगे किसकी? कोई एमएलए या एमपी। कोई एमएलए या एमपी है, वो निवारक निरोध के अंदर अगर उसको बंदी बनाया, निवारक निरोध का मतलब क्या हो गया पता आप लोगों को? ये ऐसी कंडीशन होती है कि जिस किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया नहीं है पर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, हरी बात समझ में, या इसकी वजह से समाज में असुरक्षा या देश को खतरा है, हो सकता है, संभावना लग रही है, उस संभावना के आधार पे आपको न तो वारंट दिखाया जाएगा न कुछ नहीं किया जाएगा, आपको 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। कितने महीने तक रखा जा सकता है? 3 महीने तक। हरी बात समझ में। तो पहली बात तो राष्ट्रपति के चुनाव में व्यक्ति तो वोट डालने जाते हैं ही नहीं, एमएलए एमपी वोट डालने जाते हैं, ठीक है। तो एमएलए एमपी को अगर निवारक निरोध के द्वारा अगर बंदी बना के रखा गया किसी एमपी को, कि कोई एमपी मान लो कि दंगा करवा सकता है, ऐसा पुलिस को लग रहा है, उस एमपी को जेल में बंद करके रखा उन लोगों ने, ठीक है, तो और राष्ट्रपति के चुनाव आ चुके हैं, तो एमपी को निवारक निरोध में बंद किया है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति एमपी जो है डाक के द्वारा अपना वोट भेज सकता है। कहां पे? राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो वैलिड कहलाता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट होता है उसी का नाम लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, कोई पार्टी का सिंबल कभी भी नहीं मिलेगा कि बीजेपी कांग्रेस ऐसा। जैसे आप लोगों को बताया 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, इन चुनावों के अंदर आपको यह भी बताया कि नीलम संजीव रेड्डी किस पार्टी से खड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी से। पर राष्ट्रपति के चुनाव में वहां पे आगे कहीं पे लिखा हुआ नहीं था कि ये कांग्रेस के समर्थक हैं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, राष्ट्रपति भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करता है, भारत के गणतंत्र का प्रतीक है और भारत के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। किसी राजनीतिक दल से उसका कोई लेना देना नहीं है, यूं मानते। हाँ, ये बात अलग है कि व्यवहारिक तौर पे राष्ट्रपति भी किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है, पर सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि राष्ट्रपति किसी दल का समर्थक नहीं होकर पूरे भारत का समर्थन करता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी का सिंबल नहीं होता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसलिए इसमें नोटा का कोई विकल्प नहीं होता है, ये बात भी ध्यान में रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता है, किसी न किसी कैंडिडेट को वोट करना ही है। ऐसा नहीं कि मैं तो किसी को नहीं दूं नहीं करके, अरे बस नोटा का दबाव हूं, क्योंकि नोटा तो है ही नहीं वहां पे विकल्प। अरे बस समझ में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो लिखो, लिखना लिखना कुछ हेडिंग लगा देना, महत्वपूर्ण तथ्य यूं करके एक छोटी सी हेडिंग बना देना। बिना हेडिंग के कैसे लिखोगे, है ना, हेडिंग बना के लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। लिखना, राष्ट्रपति चुनाव में परोक्ष मतदान का परोक्ष मतदान या प्रॉक्सी वोटिंग जिसे कहते हैं, परोक्ष मतदान का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में परोक्ष मतदान का प्रावधान नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति
जिसे जिसे अच्छा, एक बात बताऊं आप लोगों को मैं, आप एक चीज समझना लिखने से पहले, कि कोई मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने जा सकता है? कोई मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में दे सकता है? संविधान में देखो, मेरी बात समझना, आप मेरी बात को नहीं समझे। आप लोगों को ये नहीं पता है, वैसे इतना बता देता हूं कि कोई व्यक्ति एमएलए नहीं है या एमपी भी नहीं है तो भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। आ रही बात समझ में? और राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन देता है? एमएलए एमपी देते हैं। तो खाली कोई मंत्री है तो वोट नहीं देगा, ये भी ध्यान में रखना है ना। ये बात अपन जब पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, अभी थोड़ी नहीं समझ में भी आ रही होगी। लिखो आप तो एक बार, क्या लिखा? किसी व्यक्ति जिसे, ऐसा लिखा, किसी व्यक्ति जिसे निवारक निरोध में किसी व्यक्ति जिसे निवारक निरोध में बंदी बनाया गया है, निवारक निरोध में बंदी बनाया गया है, वह डाक मतपत्र से वोट या मतदान कर सकता है। डाक मतपत्र से मतदान कर सकता है, ठीक है। और ऐसा कहां पे लिखा हुआ है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 में लिखा हुआ है, ठीक है। बात ध्यान में रखना, ठीक है। लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, लिखना चाहो तो लिख देना ब्रैकेट में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम। अधिनियम मत करना, नियम का मतलब रूल होता है और अधिनियम का मतलब एक्ट होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 ये ब्रैकेट में कर देना, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखो, डाक मतपत्र होते हैं, पता आप लोगों को? मान लेना कभी आप भविष्य में अगर टीचर बन गए, राष्ट्रपति तो क्या, विधानसभा के चुनाव अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी डाक मतपत्र दिया जाएगा। क्योंकि आपकी अगर इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो आप, क्योंकि आपके बूथ स्टेशन पे तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं चुनाव करवाने के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको डाक पत्र दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर सकते हो। और वो मतपत्र जो होते हैं वो अलग से काउंट होते हैं। लिखना नेक्स्ट लाइन में, राष्ट्रपति के चुनाव में, नेक्स्ट लाइन में, राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में, इन चुनावों में किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह भी नहीं होता है। इन चुनावों में किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं होता है। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। जैसे कैंडिडेट है, कैंडिडेट को ही वोट देना है, ठीक है। कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिखो। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना, वैसे बता दें, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है पर मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। अगर कोई सांसद वोट डालने के लिए जा रहा है तो उसको जो बैलेट पेपर दिया जाता है, उसके लिए जो मतपत्र होगा वो उसका कलर कैसा होगा? हरे कलर का होता है। जबकि जो एमएलए हैं, एमएलए अगर वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो उनका मतपत्र गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। चुनाव में मैक्सिमम 2 ही कलर को अपनाया जाता है। विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं वहां पर भी ऐसा ही चलता है कि जो स्लिपें होती हैं वो लगभग हरा कलर और गुलाबी कलर, ये दोनों कलर ही रखे जाते हैं। तो उसमें भी जहां पे वो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो एमपी का जो मतपत्र होता है, जो सांसद का, वो हरे कलर का होता है और एमएलए का कौन से कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है। ये बात ध्यान में रखना। और राष्ट्रपति के चुनाव कैसे हैं? गुप्त हैं।
और अप्रत्यक्ष चुनाव है। लिखना चाहो तो एक और लाइन लिख देना। राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष व गुप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष होते हैं, लिख दिया। बस ये हमारा राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो क्या करें। भाई राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार इसके बारे में भी आप जानकारी रख ले, ठीक है। क्या है ये, आप लोगों को बताया मैंने, एक अधिनियम बनाया है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। अधिनियम कब बनाया है, 1952 के अंदर, ठीक है। ये जो अधिनियम है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अधिसूचना, मतलब राष्ट्रपति के लिए जब वैकेंसी कहते हैं अपन, है ना, अधिसूचना का मतलब क्या हो गया, वैकेंसी। जैसे आप आरएस की वैकेंसी, आईएएस की वैकेंसी की राह देखते हो नहीं, बस वैसे न वैसे कोई नेता होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव की इंतजार करते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति आए तो हम बन जाएंगे, 5 लाख रुपया सैलरी है और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आधी पेंशन मिलती है, मतलब 2.5 लाख रुपया पेंशन है महीने की, तो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं ठीक है। तो यहाँ पे देखना अधिसूचना कब जारी होगी, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो पहले वाला जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसका कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले, कितने दिन पहले, 60 दिन पहले अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जिस दिन जारी हुई, अधिसूचना जिस दिन जारी हुई उसके अगले 14 दिन, कितने दिन, मतलब अधिसूचना मान लो कि आज क्या तारीख है, जैसे एग्जांपल के 27 तारीख, ठीक है, तो 27 तारीख को अधिसूचना जारी हुई तो फिर 28 तारीख से लगाकर 14 दिन तक, ठीक है, मतलब 28, 29 ऐसे न ऐसे कितने दिन, 14 दिन। 14 दिन जो होगा वो लास्ट डे होगा नामांकन का, ये बताया है। कौन सा दिन, 14वां दिन जो होगा, ठीक है। और जैसे ही 14वें दिन हो गए तो अगला जो दिन है इसके जस्ट बाद वाला, उस दिन क्या होगा, तो छटनी होगी कि भाई इसमें कौन से योग्य उम्मीदवार हैं, कौन से अयोग्य हैं, किन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, डायरेक्ट मतलब उल्टा सीधा नाम लिख के डायरेक्ट नामांकन पत्र भर दिया, तो ये सारे नाम की छटनी हो जाएगी। उसके बाद जो चुनाव आयोग होगा वो फाइनल लिस्ट जारी कर देगा उसी दिन, ठीक है, कि ये कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के चुनाव के। तो जिस दिन वो छटनी हो जाएगी और फाइनल लिस्ट पारित हो जाएगी, उसके बाद फिर कोई व्यक्ति अगले दिन, जस्ट उसके दूसरे दिन अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है। एक ही दिन मिलेगा नाम वापस लेने के लिए, और नाम अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरे को जीतने की संभावना है नहीं, है ना, पहले तो इतना फर्जीवाड़ा था कि 0-0 भी देखा आप लोगों ने, ठीक है, हाँ, तो वापस अगर नाम जिस दिन वापस नाम ले लिया जाता है उसके अगले 15 दिन के भीतर भीतर चुनाव आपको करवाने होते हैं, ठीक है। जिस दिन व्यक्ति नाम वापस ले लेता है उसके अगले 15 दिन के बीच में आपको चुनाव करवाने हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये लगभग हमारे सारी प्रक्रिया लगभग 25 जुलाई से पहले पहले खत्म हो जाती है, और 25 जुलाई को लगभग हमारे राष्ट्रपति शपथ लेने स्टार्ट कर देते हैं, 25 जुलाई को लगभग, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जब निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद से 1977 में, उससे लगा के फिर वहां पे 25 जुलाई को लगभग राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंदर। हाँ, अतिशीघ्र लिखा हुआ है, हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसका। वो तो परिणाम तो उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर जारी कर देता है, जिस दिन चुनाव हो जाते हैं उसी दिन लगभग संभावना पूरी रहती है, बता देता है। चलो, काउंटिंग में जो समय लगता है उसी के अनुसार, ठीक है, हाँ। मान लो कि कभी काउंटिंग नहीं हो पाई तो इसलिए टाइम यहाँ पे डिसाइड नहीं किया आगे, नहीं तो दिक्कत हो जाती। हाँ, कौन गिनता है आप सबको लगा देंगे काम पे, रिटर्निंग पीठासीन अधिकारी के नीचे एक चिट्ठी के 5 रुपए यूं हो तो आप सब खोलने लग जाओ। चलो लिखो, हेडिंग लगा देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, हेडिंग लगाना है, ये हेडिंग लगाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
निर्वाचन अधिनियम 1952। हेडिंग लगा दी, ठीक है। लिखना उसमें कुछ कुछ बातें मैं बता रहा हूं वो लिख देना खाली लाइन टू लाइन। राष्ट्रपति के पदावधि के समाप्ति से पहले, राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति के 60 दिन पहले, ऐसा लिखना, 60 दिन पूर्व, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से 60 दिन पहले या पूर्व में अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी की जाती है। फिर लिखना अधिसूचना जारी की जाती है। नेक्स्ट लाइन में अधिसूचना जारी की जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो अधिसूचना जारी होने से 14 दिन तक, अधिसूचना जारी होने से 14 दिन तक नामांकन होता है। नामांकन होता है, ठीक है। कितने दिन तक नामांकन होता है? 14 दिन तक। उसके बाद लिखो नामांकन के अगले दिन, नेक्स्ट लाइन में नामांकन के अगले दिन, नामांकन के अगले दिन, नामांकन के अगले दिन आवेदनों की समीक्षा की जाती है। आवेदनों की समीक्षा की जाती है। समीक्षा मतलब छटनी। आवेदनों की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लाइन में समीक्षा के अगले दिन, समीक्षा के अगले दिन कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। समीक्षा के अगले दिन कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो नाम वापस लेने के अगले 15 दिन में, नाम वापस लेने से अगले 15 दिन में राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। करवाए जाते हैं। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, कोई डिस्प्यूट है तो ये अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। लिखना राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद। अब यहां पे एक बार सुनना, उसके बाद देखो यहां पे दो चीजें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं विवादों से जुड़ी जो कहां पे लिखी हुई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1953 के अंदर, और कुछ बातें ऐसी हैं जो संविधान में लिखी हुई हैं। संविधान में क्या क्या बातें हैं? 3 बातें यहां पे दिमाग में रखना। संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ा कोई विवाद है तो वो केवल और केवल कौन देखेगा? आप लोगों को अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दे दूं
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए विवाद, चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा, भारत के केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, के पीठासीन अधिकारी द्वारा। अब आपको पता ही नहीं, आंसर आता ही नहीं है, तगड़े ऑप्शन आ जाए तो करके क्या होगे। तो एक बात ध्यान में रखना, अनुच्छेद 71 का जो सब क्लोज 1 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए अगर चुनाव का विवाद है तो वो केवल और केवल कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं देखेगा। आई बात समझ में। दूसरी बात, सब क्लोज 2 ये कहता है कि राष्ट्रपति को मान लो अगर उसके चुनाव अवैध घोषित हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये फर्जी तरीके से बना है, ऐसा कोई घोटाला गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो मान ले कि राष्ट्रपति कब बन गया, आज जैसे तारीख मान लेते हैं 27 तारीख को कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, और मान लेते हैं कि 5 अक्टूबर मतलब आगे 4-5 दिन के लिए अपन बात करें, ठीक है, 4-5 दिन के लिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह जाता है और उसी के बीच में उसने जो काम किए हैं ना, तो वो सारे काम इनवैलिड रहेंगे कि वैलिड माने जाएंगे, वैलिड है ना। ये बात ध्यान में रखना कि अगर उसने अपने पद पे रहते हुए जो भी काम कर दिए, 2-4 दिन राष्ट्रपति रहा और उसके अंदर उसने कुछ भी कर दिया, तो वो सारे काम उसके वैलिड हैं, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात कि इसका जो सब क्लोज 4 है वो क्या कहता है, ये ध्यान में रखना। सब क्लोज 4 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ होती है मान लेते हैं, और गड़बड़ पर क्या कह सकते हैं, ये बात हालांकि पहले भी बताई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में अगर कमी है, निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हो गया, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए आने वाले थे 4809 लोग जो टोटल हैं, इसमें से मान लो कि 4000 लोगों को आने नहीं मिला, किसी कारण से किडनैप हो गए, वो मान लेते हैं अपन, ठीक है, अगर खाली 809 लोग इनने ही वोट करवाया, ठीक है, तो ऐसा कोई कारण लेके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगा। ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है, 71(4) ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में अगर कोई सदस्य नहीं आता है और इस आधार पे इस चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए तुम आए हो, तो ये लीगल नहीं है, ठीक है। निर्वाचक मंडल में जितने लोग होंगे वो राष्ट्रपति का चुनाव करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता निर्वाचक मंडल में कोई है या नहीं है उससे। मैं नहीं आया यूं कर नेता तो नाराज हो ही जाते हैं, मेरे बिना चुनाव कैसे हो करवा दिए तुमने, आई बात समझ में, ठीक है। ये बात संविधान में लिखी हुई है। अब जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम है 1953 का, वो अधिनियम क्या कहता है, वो अधिनियम ये कहता है, अच्छा राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ हुई है, तुमको महसूस हो गया कि ये राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था, तो तुम क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो वैसे डरना नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट में अपन जा भी सकते हैं वैसे, अगर खुद के लिए है तो, ठीक है। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ा हुआ है या कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है, यूं करके हम नहीं जा सकते। तो एक तो कौन जा सकता है, प्रत्याशी खुद, मतलब जो जीता है वो तो जाएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, वो क्यों जाएगा, तो जो हारा है वो ही जाएगा, ठीक है। तो जो हारा है वो प्रत्याशी जा सकता है, या फिर 20 निर्वाचक जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं, निर्वाचक, जो मतदान करने वाले हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में टोटली मतदाता कितने हैं, 4809, और ये कौन है, एमएलए और एमपी हैं। तो कितने एमएलए एमपी शिकायत दर्ज करवाएंगे, 20। ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1953 के अंदर कि 20 एमएलए एमपी मिलकर शिकायत दर्ज करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ही सुप्रीम कोर्ट उनका केस एक्सेप्ट करेगा। बाकी 5 एमएलए या एमपी मिलके चले गए कि हम तो डॉन है, बादशाह हैं, जाके करवा देते, सुप्रीम कोर्ट को बात माननी पड़ेगी, फर्जी बड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह देगा एक कान के नीचे लगाएगा, रवाना हो जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। आ रही बात समझ में। तो कम से कम कितने मतदाता, या तो 20 वोटर्स कर सकते हैं या फिर खुद कैंडिडेट कर सकता है, और वो भी कितने दिनों के भीतर, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ उसके अगले 30 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर कर सकते हो। 31वां दिन हुआ, उस दिन कुछ भी गड़बड़ घोटाला हुआ तो हुआ, आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा। 30 दिन के भीतर भीतर आपको शिकायत करनी है। उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनावों से जुड़े हुए किसी विवाद का निपटारा करता है तो कितने न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए उसमें, तो कम से कम उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, 5। कितने न्यायाधीश होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उसमें कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 5। और 5 लोग जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बैठते हैं उसे कहते हैं संविधान पीठ। क्या कहते हैं, संविधान पीठ। और संविधान पीठ का उल्लेख कहां पे, अनुच्छेद 145 के अंदर भारतीय संविधान के, ठीक है। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, राष्ट्रपति के चुनावों से जुड़े विवादों का निपटारा कौन कर सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के चुनावों को अवैध घोषित कर दिया, पर जब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक
उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो सब क्या है, वैलिड रहेंगे। तीसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग नहीं आए या निर्वाचक मंडल में थोड़े लोग खाली थे या पद रिक्त थे, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के चुनावों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चौथी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप लोग केस दायर नहीं कर सकते। केस कौन कर सकता है, तो जो खुद कैंडिडेट कर सकता है या 20 वोटर कर सकते हैं। और कितने दिनों के भीतर करना है, तो परिणाम जिस दिन आया है उसके अगले 30 दिनों के भीतर, ठीक है। और अगर ऐसे किसी फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना है तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए, 5। और 5 न्यायाधीश जहां पर भी बैठते हैं उसे कहते हैं संविधान पीठ कहते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के अंदर है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हेडिंग लगा दी है, चलो लिखो। अब मैं कुछ कुछ बातें लिखवा रहा हूं। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? कोई छोटा मोटा पद थोड़ी है राष्ट्रपति। लिखना अनुच्छेद 71 लिखना सबसे पहले तो। अनुच्छेद 71 में फर्स्ट लिखना, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में फर्स्ट लिखो, पहली लाइन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, दोनों, उपराष्ट्रपति भी हाथ साथों हाथ लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पर एक और चीज यहां पे बता रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 10 वोटर्स चाहिए। कितने वोटर्स? 10 केस दायर करने के लिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए 20 वोटर चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखना। चलो लिखो, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों से जुड़े विवादों का निपटारा, निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा, ठीक है, निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। वहां पे केवल लिखा हुआ, केवल सर्वोच्च न्यायालय, और कोई न्यायालय नहीं करेगा, ठीक है। न्यायालय को भी अधिकार नहीं दिए हैं तो फिर आप होशियार बनने जाओगे तो आपको कौन पूछेगा, ठीक है। केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो कह दिया वो फाइनल है कि उसके बाद जा सकते किसी और के पास, ठीक है। तो लिखना, वह क्या लिखा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, वह उसका निर्णय अंतिम होगा। जो उसने कह दिया वो फाइनल है, कोई होशियारी करने नहीं आएगा बीच में। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, अगला जो 71(2) है उसमें लिखना, चुनाव अमान्य घोषित होने तक, चुनाव अमान्य घोषित होने से पहले, ऐसा लिखना, चुनाव अमान्य घोषित होने से पहले, चुनाव अमान्य घोषित होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा अमान्य घोषित होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य क्या माने जाएंगे? वैध माने जाएंगे, ठीक है, वैध माने जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, लास्ट बात, निर्वाचक मंडल में, इसकी तीसरी बात लिखना, निर्वाचक मंडल में पद खाली रहने पर, निर्वाचक मंडल में पद खाली रहने पर, निर्वाचक मंडल में पद खाली रहने पर चुनावों को अमान्य नहीं माना जाएगा। चुनावों को अमान्य नहीं माना जाएगा। चुनावों को अमान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जो बात हेडिंग लगा देना, वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
निर्वाचन अधिनियम 1953, सॉरी 1952, हेडिंग लगा दो, क्योंकि कुछ बातें अनुच्छेद में लिखी हुई हैं, कुछ बातें एक्ट में लिखी हुई हैं, है ना। नहीं तो आप ये समझोगे कि ये सब बातें संविधान में ही लिखी हुई हैं है ना। समझने के क्या जानते हो आप, यूं ही थोड़े चुनाव होते हैं इसीलिए तो आप लोगों को नहीं बुलाते कुल मिला के। अब आप समझ जाओगे कि राष्ट्रपति चुनाव में आप लोगों को क्यों नहीं बुलाते। लिखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। ये अधिनियम क्या क्या कहता है, लिखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। लिखना, केस, लिखो केस केवल प्रत्याशी केस केवल प्रत्याशी या 20 मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। केस या याचिका भी कह सकते हो, है ना। प्रत्याशी द्वारा या 20 मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, केस केवल प्रत्याशी द्वारा या 20 मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो याचिका, नेक्स्ट लाइन में याचिका परिणाम घोषित होने के, याचिका परिणाम घोषित होने के अगले 30 दिन के भीतर, याचिका परिणाम घोषित होने के अगले 30 दिन के भीतर दायर की जा सकती है। 30 दिन के भीतर दायर की जा सकती है। ठीक है, कितने दिनों के भीतर आप याचिका दायर कर सकते हो? 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट लाइन में लिखो ऐसे किसी विवाद पर निर्णय देने के लिए, ऐसे किसी विवाद पर निर्णय देने के लिए, ऐसे किसी विवाद पर निर्णय देने के लिए अनुच्छेद 145 के द्वारा, अनुच्छेद 145 के द्वारा संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 145 के द्वारा संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, लिखा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिख देना एक बात, संविधान पीठ में, संविधान पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। संविधान पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। संविधान पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होंगे? 5 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो वोट डाल सकते हो, ना राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ हुई है यूं करके आप कोर्ट के पास जा सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, तो केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ सकते हो ठीक है, कि क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं प्रस्तावक और समर्थक। ठीक है, प्रस्तावक और समर्थक क्या हैं, जो आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपके पास योग्यता थी, आप भारत के नागरिक थे। ठीक है, आपकी आयु भी 35 साल की हो गई है, नौकरी वोकरी नहीं लगे तो क्या करें, आयु तो होगी, है ना। नौकरी नहीं लगे वो बात अलग है, पर आयु तो बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 साल की उम्र भी हो गई है, भारत के नागरिक भी हो, लाभ का पद आपको प्राप्त हुआ ही नहीं है ठीक है, क्योंकि कोई नौकरी वोकरी तो हमको प्राप्त हुई नहीं है,
लाभ के पद पर भी नहीं हो और पागल दिवालिया तो हुए ही नहीं हो कुल मिला के। तो कहने का मतलब हमारे पास पूरी योग्यताएं हैं, फिर भी हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ पड़े? तो उसके लिए कम से कम कितने प्रस्तावक और कितने समर्थनों की आवश्यकता होती है? 20 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये हमने देखा था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा ये देखो, आप लोगों को बताया, यहाँ पे देखना, ये 1969 के चुनाव हैं, दिख रहे हैं? किस किस के बीच में? वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के। देख रहे हो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। 3 लाख के करीबन वोट कौन लाए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। और 4 लाख के आसपास वोट किसके पास है? वीवी गिरी के पास। एकदम कांटे की टक्कर है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको 0 है ना, मतलब जिन्होंने इसके नाम का प्रस्ताव भरा था उन्होंने भी इसको वोट नहीं दिए। इतने देखो, ये राष्ट्रपति के चुनाव देखो, ये कौन से हैं? उससे जस्ट पहले 1967 के चौथे राष्ट्रपति के चुनाव है। चौथे राष्ट्रपति के चुनाव में भी दिख रहा आपको? ये देखो कितने कैंडिडेट हैं जिनको 0 मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 0 वोट मिले हैं। इसीलिए तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया, क्योंकि पहले प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता कितनी थी? 1-1 था। 1-1 बढ़ा के हमने 10-10 भी किए, 10-10 से 20-20 भी हुए, और अभी कितने हो गए? 50-50। आ रही बात समझ में? और ये कब किया? 97 में जाके। 97 में जाके तो हमको लगा कि 50-50 कर ही देते, तो ये फर्जीवाड़ा कम होगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में लग नहीं रहा है, ठीक है। ये सारे राष्ट्रपति के चुनाव हैं। देखो ये पहले कैंडिडेट ज्यादा थे, समझना इस चीज को कि पहले कैंडिडेट क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा खड़े हो रहे, दिख रहे हैं आपको? कितने 13-13 14 वो 15-15 तक हैं। ये 0 लाने वाले भी कम थोड़ी है, 2 3 4 5 जने 0 ला रहे हैं। पर आप अगर देखोगे, अभी के मैं बात करूं, 87 के चुनाव है ये देखना, 2017 के चुनाव देख लेना आप, तो उससे ही समझ जाओगे। 2017 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं? 2 ही कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या है वो हमने जैसे जैसे बढ़ा दी, वैसे न वैसे जो प्रत्याशी थे वो कम होते गए। आ रही बात समझ में? प्रस्तावक और समर्थक में होते कौन है? एमएलए और एमपी होते हैं, ठीक है। और पहले कितने एमएलए एमपी जानने चाहिए थे? 2, फिर 10, 20, और अभी कितने? 100 एमएलए एमपी जानते हो तो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो अभी कितने खड़े हुए थे? उससे 2022 में भी ये जो क्या नाम है अपने द्रौपदी मुर्मू वगैरह थे उस समय, पर ये रामनाथ कोविंद का है, ठीक है। रामनाथ कोविंद और कौन है? मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार, ठीक है। मीरा और गोविंद में गोविंद ही ऊंचे माने जाते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावक और समर्थक के बारे में कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है।